हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस ये किया था कि क्रिटिकल अप्रेजल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम सिस्टमैटिक रिव्यू का क्रिटिकल अप्रेजल कैसे कर सकते हैं। तो हम थोड़ा-सा उसको रिव्यू करेंगे पिछले लेक्चर को, देन वी विल मूव अहेड एंड वी विल कंप्लीट दिस क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू इन दिस लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में कॉकरेन रिव्यू की एग्जांपल ली थी। और कॉकरेन रिव्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने कॉकरेन रिव्यू के एक सिस्टमैटिक कॉकरेन टीम जो है, एक ऑडिट टीम, एक जो एडिटोरियल टीम है, इसकी हमने एक सिस्टमैटिक रिव्यू की एग्जांपल ली थी। और वो सिस्टमैटिक रिव्यू ये था कि वो डिफरेंट सेटिंग्स में पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे थे, इन पेशेंट, आउट पेशेंट और पार्शियल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। और उसमें वो देख रहे थे कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है, उनको जो इंटरवेंशन दी जा रही है, उनका जो आउटकम्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या जो ट्रीटमेंट सेटिंग्स दी जा रही है, क्या उसके अंदर जो पेशेंट के जो आउटकम्स में क्या इफेक्ट आ रहा है, कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो वो डिफरेंट ट्रीटमेंट सेटिंग्स को कंपेयर कर रहे थे। तो हमने इसको एज एन एग्जांपल लिया था द लास्ट क्लास। ठीक। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बहुत सिस्टमैटिक रिव्यू के सिस्टमैटिक रिव्यू गिव यू अ मोर स्ट्रांग गिव यू अ स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस। एंड ये जो है नॉर्मली जो भी प्रैक्टिशनर है, अगर वो किसी भी एविडेंस को अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करना चाह रहा है, तो वो सिस्टमैटिक रिव्यू को एज अ एग्जांपल के तौर पे यूज करता है, एज अ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करता है। Then we discuss a few steps of evidence systematic review in our previous class, and then we start CAS, that how critical appraisal skills. Then we discuss about critical appraisal skills program कि किस तरह हम जो है इस प्रोग्राम को कैस को यूज कर सकते हैं आप जो है किसी भी स्टडी के सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए, किसी भी स्टडी के क्रिटिकल अप्रेजल के लिए। तो इसके कैश पे 3 सेक्शंस हमने देखे थे। एक तो है पहले सेक्शन में आप वैलिडिटी को देखते हैं, दूसरे सेक्शन में आप स्टडी की ट्रस्टवर्थीनेस को देख रहे होते हैं, और तीसरे सेक्शन में उसकी वैल्यू एंड रेलेवेंस को आप चेक कर रहे होते हैं। तो वैलिडिटी में जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था वो क्या ये था कि जो रिसर्च क्वेश्चन है, क्या वो सिस्टमैटिक रिव्यू जिसका आप क्रिटिकल अप्रेजल करने जा रहे हैं, तो उसका रिसर्च क्वेश्चन है, क्या वो क्लियरली डिफाइंड है। अगर रिसर्च क्वेश्चन क्लियरली डिफाइंड हो, पाइको के अकॉर्डिंग हो, तो देन वी से दैट दैट स्टडी इज वैलिड। सो वैलिडिटी के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि जो आपका सिस्टमैटिक रिव्यू है कि उसके अंदर जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो रिसर्च क्वेश्चन के कंपोनेंट्स कौन-कौन से थे? क्या वो सारे कंपोनेंट्स को क्लियरली डिफाइन किया है? पाइको को क्लियरली डिफाइन किया गया है? पेशेंट क्या है? इंटरवेंशन क्या है? कंपैरिजन या कंट्रोल क्या है? या आउटकम क्या है? इन सारे पॉइंट्स को क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो ये हमने जो पहला जो हमारा एक क्वेश्चन था, हमने ये देखा था इस स्टडी के अंदर उन्होंने सब कुछ क्लियरली डिफाइन किया है। उन्होंने अपने ये कहा कि आपने जो ज़्यादातर एडल्ट्स ये एडोलेसेंट्स को सिलेक्ट किया, जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा था, बुलिमिया नर्वोसा था या कोई और ईटिंग डिसऑर्डर था, उनको उन्होंने सिलेक्ट किया। इसके अलावा उन्होंने उनको ये क्लियरली डिफाइन किया कि उनको उन्होंने इंटरवेंशंस प्रोवाइड की जितने पेशेंट्स थे, उनको जो है इन पेशेंट डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर उनको इंटरवेंशन दी गई और उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया गया कि उन्होंने उनको कौन सी इंटरवेंशन प्रोवाइड की। तो उन्होंने पाइको क्वेश्चन को इस स्टडी के अंदर क्लियरली डिफाइन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं कि उन्होंने जो है अपने क्वेश्चन को के अंदर जो भी रिसर्च क्वेश्चन को क्लियरली एक्सप्लेन। ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उसके बाद जो है उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन भी किया पहले क्वेश्चन को कि जो उसके आउटकम्स क्या आएंगे। तो ना सिर्फ उन्होंने जो पहले पेशेंट को या प्रॉब्लम को इंटरवेंशन को भी बताया, बल्कि आउटकम्स को भी बताया। उसके जो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट उसके अंदर आएगी, प्राइमरी आउटकम्स, सेकेंडरी आउटकम्स, साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं वो बेहतर होंगे, डिप्रेशन के इश्यूज हैं वो बेहतर होंगे। फिर उन्होंने आउटकम्स भी बताया कि ये आउटकम्स भी उनकी आएंगे। तो इन्होंने पाइको को
क्लियरली डिफाइन किया। तो जब आप ये कहेंगे कि जो पहले क्वेश्चन को उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। दूसरा सवाल दिया था कि क्या उन्होंने जो पेपर्स जो उन्होंने स्टडीज उसके अंदर इंक्लूड किए, सिलेक्ट किए, क्या वो पेपर ठीक इंक्लूड किए? क्या वो रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक जो क्वेश्चन और पेपर्स उनको इंक्लूड करने चाहिए थे अपनी स्टडी में, क्या उन्होंने वही इंक्लूड किए अपनी स्टडी के अंदर? तो उन्होंने ये हमें बताया, उन्होंने जितने भी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल थे उनको इंक्लूड किया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इसके अंदर वो कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट सेटिंग्स को। जब डिफरेंट ट्रीटमेंट को सेटिंग्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स ही सिलेक्ट करने चाहिए थे, तो उन्होंने रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स को ही अपने स्टडी के अंदर सिलेक्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं, तो वी कैन से दैट ये जो स्टडी है ये जो है ये जो है उन्होंने उन्होंने बिल्कुल क्लियरली उन्होंने ये डिफाइन किया कि वो कौन से उन्होंने पेपर जो सिलेक्ट किए वो बिल्कुल सही सिलेक्ट कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन वैलिडिटी। अगर हमें देखना है कि स्टडी वैलिड है या नहीं, तो हमने उसके पहला क्वेश्चन डिस्कस किया कि हम ये देखेंगे स्टडी की वैलिडिटी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने रिसर्च क्वेश्चन जो उन्होंने वो सही डिफाइन किया? क्या उन्होंने पाइको टूल को यूज करते हुए रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन किया? क्या उन्होंने पाइको टूल जैसे सारे जो कंपोनेंट्स हैं, पेशेंट को, इंटरवेंशन को, आउटकम को, कंट्रोल, कंपैरिजन को, सारी चीजों को उन्होंने डिफाइन किया? तो हमने देखा जी इस स्टडी ने सारा कुछ डिफाइन क्लियरली क्या हुआ है, उन्होंने पेशेंट क्या लिया, इंटरवेंशन क्या दी, आउटकम क्या है। उसके बाद दूसरा सवाल वैलिडिटी देखने का ये है कि क्या जो पेपर्स उन्होंने सिलेक्ट किए अपनी स्टडी में अपने रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या वो पेपर्स सही सिलेक्ट किए? तो हम आंसर ये है बिल्कुल उन्होंने, क्योंकि कंपेयर ये स्टडी कंपैरिजन डिफरेंट जो है इसमें ग्रुप्स को, डिफरेंट ट्रीटमेंट सेटिंग को कंपेयर किया जा रहा है। इसके अंदर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल ही सिलेक्ट होना चाहिए, तो उन्होंने रैंडमाइज वो स्टडी सारी जो स्टडी सिलेक्ट की वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स ही थे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो करेंगे वैलिडिटी देखने के लिए किसी भी स्टडी की, सिस्टमैटिक रिव्यू की, ये देखेंगे कि जो उन्होंने स्टडी सिलेक्ट की वो कौन से मेथड को यूज किया, कौन सी सर्च स्ट्रेटजी को यूज करते हुए उन्होंने वो जो है वो अपनी स्टडी सेलेक्ट किए। तो आप जो सर्च स्ट्रेटजी को भी क्लियरली डिफाइन करना होगा कि, अगर तो अगर क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया तो आप ये कह सकते हैं कि स्टडी वैलिड नहीं है। तो सर्च स्ट्रेटजी को क्लियरली डिफाइन करना होगा कि आपने कौन-कौन से कीवर्ड यूज़ किए, कौन-कौन से डेटाबेसेस का इस्तेमाल किया, कौन से किस किस ईयर तक आपने डाटा सेलेक्ट किया, आप इन सारी चीज़ों को बताते हैं। तो रिसर्च आपने सर्च स्ट्रेटजी बतानी है, रिसर्च टर्म्स कौन सी इस्तेमाल की, मीन सर्च कीवर्ड्स आपने कौन से इस्तेमाल किए, आपने कौन से जो है वो डेटाबेसेस का इस्तेमाल किया गया, कौन-कौन सी लिमिटेशंस आपने सेलेक्ट की कि कौन से आपने जो है किस ईयर से किस ईयर तक कौन से जो है ड्यूरेशन तक आपने जो है डाटा सेलेक्ट करना है। कितने ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स का आपने डाटा लेना है। ये भी आप बताएँगे कि आपने सर्च टर्म्स कौन से यूज़ करेंगे, सर्च डेटाबेसेस कौन से इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है कि आपने अपनी सर्च स्ट्रैटेजी बतानी। तो उन्होंने सिस्टमैटिक रिव्यू में इन्होंने अपनी सर्च स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्होंने ये जो आपके जो है डेटाबेसेस इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि कोक्रेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कंट्रोल ट्रायल, इसका उन्होंने इस्तेमाल किया, मेडलाइन, एमबेस, साइकिन्फो, ये डेटाबेसेस का इस्तेमाल किया। और उन्होंने 1950 से 2018 तक का जितना भी उनको डाटा मिला, ट्रायल्स मिले, उनको उन्होंने सेलेक्ट किया। फोर्थ क्वेश्चन, क्या जो है आपने ये एनालाइज़ किया कि जो वो स्टडी सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है? क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी की स्टडी करें इंक्लूड करेंगे, तो ही आपका एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। तो डाटा की क्वालिटी को सिलेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले जो है वो डाटा की क्वालिटी को देखना है कि क्या वो जो आप स्टडी इंक्लूड कर रहे हैं, जो स्टडी सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है? तो कॉकरेन हैंडबुक नहीं, उसके जो है उसके अंदर क्लियरली उन्होंने डिफाइन किया है कि आप किस तरह की स्टडी की क्वालिटी को देख सकते हैं, उसकी बायसनेस का लेवल असेस कर सकते हैं।
तो स्टडी जितने भी स्टडीज़ हैं उनको बताना होता है आपको कि आपके जो है किस लेवल पे बायसनेस आ रही है। तो यहाँ पे स्टडी ने जो हम स्टडी सेलेक्ट की उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि उनकी स्टडी में बायसनेस क्या आ रही है। उन्होंने लो रिस्क ऑफ बायस को उन्होंने ग्रीन के साथ उन्होंने मेंशन यहाँ पे प्रेज़ेंट किया है। अनक्लियर रिस्क ऑफ बायसनेस को उन्होंने येलो के साथ किया है और हाई रिस्क ऑफ बायसनेस को उन्होंने रेड के साथ किया। तो उन्होंने हर स्टेप में बताया कि इस स्टेप में बायसनेस कितनी है। ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की वैलिडिटी देखनी है आपने स्टडी की तो उसके लिए पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि जो स्टडी के रिजल्ट्स हैं आपने मुख्तलिफ स्टडीज को सिलेक्ट किया, क्या वो स्टडी के रिजल्ट्स सिमिलर हैं आपस में? एक स्टडी का रिजल्ट दूसरी स्टडी से सिमिलर है? अगर सिमिलर नहीं है तो क्या वजह है, वेरिएशंस क्यों आ रही है? और साथ आप देखेंगे कि जो डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे किया गया, क्या वो स्टैंडर्ड टूल को इस्तेमाल करते हुए डाटा मुख्तलिफ स्टडी से एक्सट्रैक्ट किया गया? डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे की गई, मेटा एनालिसिस की गई या नहीं की गई? जो स्टडी सिलेक्ट की उसके ऊपर मेटा एनालिसिस इम्प्लीमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? ये सारी चीजें 5वें सवाल में देखेंगे कि जो स्टडीज हैं उनका डाटा आपस में सिमिलर है या नहीं है। अगर स्टडीज का रिजल्ट्स जो हैं वो सिमिलर है या नहीं, अगर सिमिलर नहीं है तो क्यों नहीं? डाटा एनालिसिस जो है, डाटा एक्सट्रैक्शन कैसे की गई, मेटा एनालिसिस कैसे की गई, मेटा एनालिसिस की गई या नहीं की गई, ये सारे पॉइंट्स जो हैं स्टडी इस 5वें क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो इसमें देखें, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी इन्होंने स्टडी दी, उनको इंटरवेंशन जो है वो डिफरेंट प्रोवाइड की गई। यहाँ ओके। पाँचवें सवाल में हमने यहाँ पे देखिए सिस्टमैटिक रिव्यू में उन्होंने बताया कि स्टडी ये देखा गया कि जितने भी पिछले उन्होंने स्टडी सिलेक्ट की उनका डाटा जो रिजल्ट था वो तकरीबन सिमिलर था आपस में, लेकिन इंटरवेंशन सारों की सिमिलर नहीं थी, उसके अंदर वेरिएशन जरूर थी कि एक स्टडी से दूसरी स्टडी में इंटरवेंशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर थी, लेकिन उनका जो रिजल्ट था वो सिमिलर था। ये था पांचवा क्वेश्चन कि पांचवें क्वेश्चन में आपने देखा कि जो स्टडी के अंदर जो रिजल्ट्स हैं क्या वो सिमिलर हैं? अगर स्टडी के रिजल्ट सिमिलर नहीं है, वेरिएशंस हैं तो क्यों है? हमने ये देखा कि जो स्टडी के रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन उस स्टडी के रिजल्ट जो हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन इंटरवेंशन के अंदर उसके अंदर थोड़ी वेरिएशन थी। एक स्टडी के अंदर इंटरवेंशन एक स्टडी से दूसरी स्टडी में इंटरवेंशन जो दी जा रही थी वो मुख्तलिफ थी। लेकिन जो ओवरऑल जो स्टडी का रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेट एक स्टडी से दूसरी स्टडी का जो रिजल्ट है वो सिमिलर था। ये था वैलिडिटी के 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने देखा वैलिडिटी को, अगर स्टडी की वैलिडिटी को देखना है, हमने सिस्टमैटिक रिव्यू की वैलिडिटी को देखना है, तो पहला क्वेश्चन वैलिडिटी में क्या करना है, इस स्टडी जो है वो क्वेश्चन को क्लियरली डिफाइन किया गया है या नहीं। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे जो रैंडमाइज कंट्रोल आपने स्टडी सिलेक्ट कौन सी की है, कौन सी करेंगे, सच क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपने सही स्टडी सिलेक्ट की है। तो इसके अकॉर्डिंग क्योंकि ये कंपैरिजन किया गया है स्टडी में, तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस स्टडी में बेस्ट रहेगा, तो बिल्कुल आरसीटीज को सिलेक्ट किया गया। तीसरी द क्वेश्चन है वो जो आपने देखा कि अब उसके अंदर जो है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो आपने सिलेक्ट किए हैं, क्या आप इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो आपने स्ट्रेटजी आपने जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किए हैं वो सिलेक्ट कैसे किए हैं आप सर स्ट्रेटजी को उसके अंदर क्लियरली डिफाइन करेंगे तीसरे क्वेश्चन के अंदर। चौथे क्वेश्चन में आपने देखें उसकी क्वालिटी को देखेंगे कि उसका बाइसनेस का लेवल कितना है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि स्टडी टू स्टडी रिजल्ट्स वेरिएशन है या नहीं है, सेम है, अगर वेरिएशन है तो क्यों है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो ये है कि ओवरऑल रिजल्ट्स जो आपके रिव्यू स्टडी में आते हैं उसका ओवरऑल रिजल्ट्स क्या है, बॉटम लाइन रिजल्ट क्या है। अब बॉटम लाइन रिजल्ट को देखेंगे तो वो ये देखेंगे कंक्लूजन ऑथर ने ड्रॉ क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है। आप एब्स्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करेंगे, आप रिजल्ट सेक्शन को इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है,
इसके अंदर जो है फॉरेस्ट प्लॉट्स को देखेंगे। फॉरेस्ट प्लॉट होते हैं कि आप जो है प्लॉट्स ड्रॉप ग्राफ्स जो है आप जो उसके ग्राफिकल डिस्प्ले होता है मुख्तलिफ स्टडीज के रिजल्ट्स का। अगर आप मुख्तलिफ स्टडीज के रिजल्ट्स को एक प्लॉट में एक ग्राफ में डिफाइन करें तो उसको बोलते हैं दैट इज अ फॉरेस्ट प्लॉट। तो आपने उस स्टडी के जो एब्स्ट्रैक्ट है देखने हैं, रिजल्ट्स कंक्लूजन को देखना है, अपने फॉरेस्ट प्लॉट को इंस्पेक्ट करना है और देखना है कि उसके रिजल्ट्स को आपने जो है वो आपने डीपली जो है उसको इंस्पेक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इस स्टडी के अंदर जो है ऑथर्स ने ये सिस्टमेटिक के जितने भी ये जो सेटिंग्स को ट्रीटमेंट दी जा रही थी मुख्तलिफ सेटिंग में, इन पेशेंट आउट पेशेंट या पार्शियल हॉस्पिटलाइज्ड, उनके अंदर बहुत कम डिफरेंस था उनके रिजल्ट्स में। उन्होंने देखा कि वेट गेन को फैक्ट देखा कि ये जो पेशेंट हमने सिलेक्ट किए वो थे ईटिंग डिसऑर्डर्स के। तो ईटिंग डिसऑर्डर में उन्होंने देखा वेट गेन कितनों में हुआ, इन पेशेंट केयर में कितने लोगों में वेट गेन हुआ, आउट पेशेंट में कितने लोगों में वेट गेन हुआ, कितना वेट गेन हुआ और पार्शियल हॉस्पिटलाइज्ड में कितना हुआ। तो उन्होंने देखा कि इतना कोई डिफरेंस नहीं है तीनों सेटिंग्स में। तो ये जो एविडेंस है, एविडेंस जो है इसको इनसफिशिएंट एविडेंस है क्योंकि अ, यहाँ पे जो मुख्तलिफ सेटिंग्स जो ट्रीटमेंट दी जा रही थी वो जो है क्योंकि आपके ये जो है किसी स्टडी को ये कहना यहाँ से कि ये ज़्यादा सुपीरियर है, ये सही नहीं होगा। इनसफिशिएंट एविडेंस है इसके लिए कि आप ये कह सकें कि ये इन पेशेंट जो ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू आउट पेशेंट या पार्शियल हॉस्पिटलाइज्ड, ऐसा नहीं। तो सुपीरियरिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि आप किसी को सुपीरियरिटी ये कह सकेंगे ये जो है ये ज़्यादा सुपीरियर है। तो उनका वैसे रिजल्ट जो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि क्या रिजल्ट्स क्या थे स्टडी के, तो ओवरऑल रिजल्ट ये आया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट सेटिंग्स। उसके आउटकम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया, इधर इन पेशेंट में हो या आउट पेशेंट में हो या पार्शियल हॉस्पिटलाइज्ड में। ठीक है। अरे ये देखिए रिजल्ट क्या थे। अब सातवां क्वेश्चन ये होगा कि रिजल्ट प्रिसाइज कितने थे। अभी हम जो है वैलिडिटी के बाद हम ट्रस्ट वर्दीनेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में हमने देखा कि रिजल्ट क्या थे, वो भी ट्रस्ट वर्दीनेस को देखने के लिए। तो ट्रस्ट वर्दीनेस के अंदर पहला जो क्वेश्चन हमने किया वो ये क्या कि रिजल्ट्स थे क्या। सातवां क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट्स प्रिसाइज कितने थे। कितने प्रिसाइज मीन कि प्रिसीजन एक्यूरेसी रिजल्ट्स की कितनी थी। तो प्रिसीजन जो है वो रिजल्ट्स की आप कहाँ से आइडिया लगाते हैं किसी भी स्टडी की प्रिसीजन का, उसका सैंपल साइज से। सैंपल साइज कितना बड़ा होगा कितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टडी ज्यादा प्रिसाइज होगी, एक्यूरेट होगी, एक्यूरेसी ज्यादा, कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल को मैं थोड़ा सा बस डिफाइन करूंगा, नॉट इन डिटेल। थोड़ा-सा अगर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को आपको बताऊँ, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये पॉपुलेशन है, ठीक है? हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है। आपने ये देखना है कि पॉपुलेशन का वेट आपने देखना है कि पॉपुलेशन का वेट क्या है। अब इतनी एक सपोज़ 1 लाख पॉपुलेशन है ये आपके पास। अब सारी पॉपुलेशन का हम वेट नहीं दे सकते, आप क्या करेंगे? अब यहाँ से सैंपल उठा लेंगे, एक सैंपल यहाँ से ले लेंगे, एक सैंपल आपने यहाँ से ले लेंगे। आपने क्या किया सैंपल्स कलेक्ट कर लिए। आपने फिर इसका भी इसमें हर चीज़ हर जो है पॉपुलेशन हर इंडिविजुअल का वेट किया। मिसाल के तौर पे ये ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को।
तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना रेंज, जो रेंज उसकी आई वेट की, वो कितनी आई 160 पाउंड से 155 पाउंड। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, उसका जो वेट है वो रेंज कर रहा है 160 पाउंड टू 165 पाउंड। ठीक है? तो जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, उसके ऊपर भी आपकी जो प्रिसीजन बेस कर रही होती है। लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका तब ही आपका एक्यूरेट आएगा जब आपका जो पॉपुलेशन, जो सैंपल आपने यहाँ पे सेट किए, उस सैंपल साइज ज्यादा हो। अगर सैंपल साइज आपने कम ले लिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो सही नहीं आएगा। तो ये भी आपके सैंपल साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी को हम आगे डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज है। हेट्रोजेनिटी के ऊपर भी कि वेरिएशंस कितनी आ रही है, हम इसको भी देखें अभी। इसके ऊपर भी आपकी जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे इस स्टडी के अंदर जो उन्होंने ज्यादातर जो स्टडीज ली, उसका सैंपल साइज जो है वो बहुत कम था। हर स्टडी का सैंपल साइज 78 से ज्यादा बहुत कम, मैक्सिमम का ज्यादातर 78 सैंपल साइज था। तो इस स्टडी के अंदर सैंपल साइज बहुत कम था, तो आपकी जो स्टडी की प्रिसीजन है वो ज्यादातर, अगर सैंपल साइज कम है तो उसका एविडेंस कम होगा, ज्यादा कम स्ट्रॉन्ग होगा। अगर एविडेंस सैंपल ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा स्टडी का। हेट्रोजेनिटी, क्लिनिकल हेट्रोजेनिटी वो होती है कि अगर जो है वेरिएशंस आए आपके पॉपुलेट पार्टिसिपेंट्स में, इंटरवेंशंस में या आउटकम्स में, अगर वेरिएशन हो तो हम बोलते हैं दैट्स क्लिनिकल हेट्रोजेनिटी। कि अगर जो है आपने एक स्टडी ली, उसके अंदर इंटरवेंशन और दी हुई है, दूसरी स्टडी ली, उसके अंदर इंटरवेंशन और दी हुई है, तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल हेट्रोजेनिटी। तो ये पार्टिसिपेंट्स की बेस पे भी हो सकती है, इंटरवेंशन में अगर वेरिएशन है तो भी उसको क्लिनिकल हेट्रोजेनिटी बोलेंगे, आउटकम में मेथोडोलॉजिकल हेट्रोजेनिटी। ये वो हेट्रोजेनिटी है कि अगर स्टडी डिजाइन के अंदर आपकी जो है हेट्रोजेनिटी आती है, वेरिएशंस आती है, और बाइसनेस एरर्स के ऊपर वेरिएशन आती है, तो उसको बोलते हैं दैट इज द मेथोडोलॉजिकल हेट्रोजेनिटी। स्टैटिस्टिकल हेट्रोजेनिटी, अगर क्लिनिकल हेट्रोजेनिटी हो या फिर मेथोडोलॉजिकल, दोनों में अगर हो तो दोनों को हम क्लिनिकल और मेथोडोलॉजिकल दोनों को बोलते हैं दैट इज स्टैटिस्टिकल हेट्रोजेनिटी। तो यहाँ पे इस स्टडी के अंदर जो सैंपल साइज था, सैंपल जो स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल साइज की वजह से, और जो इसके अंदर जो इन्होंने हेट्रोजेनिटी है वो स्टडी टू स्टडी, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन इसके अंदर आई थी। तो ऑथर्स ने जो है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट 4 कंपैरिजंस उन्होंने किए इस स्टडी में, लेकिन जो है उन्होंने जो मेटा एनालिसिस किया वो एक ही स्टडी का किया। उसकी वजह यही थी कि स्टडी का साइज बहुत कम था, सैंपल साइज, और जो हेट्रोजेनिटी थी वो जो है बहुत ज्यादा थी बाकी कंपैरिजंस में। तो उन्होंने एक स्टडी को कंपेयर किया, जिसकी वजह से उन्होंने बाकी रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं किया, सैंपल साइज कम होने की वजह से और हेट्रोजेनिटी ज्यादा होने की वजह से। ओके, अब जो इस स्टडी के अंदर, क्योंकि जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल सेलेक्ट किया गया है उसका जो है एविडेंस कम, उसका सैंपल साइज कम था, हेट्रोजेनिटी इसके अंदर ज्यादा थी, इसकी वजह से जो एविडेंस है वो डाउनग्रेड हो गया, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो 7वां क्वेश्चन है ट्रस्टवर्दीनेस का, कि एविडेंस स्ट्रॉन्ग कितना है, तो ये एविडेंस हम स्ट्रॉन्ग को इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे, ये रिजल्ट इतने प्रिसीजन इसलिए नहीं हम कहेंगे कि एक्यूरेट है, क्योंकि एक तो सैंपल साइज कम है, दूसरा हेट्रोजेनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है? 8वां क्वेश्चन, अब हमने डिस्कस कर लिया कि वैलिडिटी के लिए हम कौन-कौन से क्वेश्चंस सिलेक्ट करेंगे, कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ट्रस्टवर्दीनेस के लिए भी हमने देख लिया कि हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या आए हैं, प्रिसिजन कितनी है, प्रिसाइज कितना है रिजल्ट, एक्यूरेट कितना है। ये दो सवाल हम इसके अंदर ट्रस्टवर्दीनेस में पूछते हैं। वैल्यू एंड रेलेवेंस के लिए हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे? क्या ये स्टडी जो है ये लोकली अप्लाई की जा सकती है? तो देखो, इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। अगर मैं, ये पॉपुलेशन है, अगर मैंने, ये पाकिस्तान, सपोज ये पाकिस्तान है, मैंने यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने लाहौर से सिर्फ डाटा लिया है, लाहौर के लोगों के ऊपर, तो वो जो स्टडी मैं कहता हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दूँ, ऐसा पॉसिबल है? नहीं होगा। हमें उसके लिए, हमें मुख्तलिफ, पंजाब से भी हमें डाटा लेना होगा, हमें उसका सिंध से भी डाटा लेना होगा, हमें केपीके से भी लेना होगा, हमें गिलगित से भी डाटा लेना होगा,
हमें इस्लामाबाद से भी लेना होगा, हमें एजीके से भी डाटा लेना होगा। हर एरिया से कुछ ना कुछ डाटा ज़रूर लेना होगा। इन दैट टाइम वी कैन से दैट कि आपकी जो स्टडी है, आप उसको लोकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस स्टडी के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डाटा उन्होंने अपना सिलेक्ट किया, उन्होंने डाटा जो है मुख्तलिफ जो है वो लोकेशन से डाटा लिया। उन्होंने डाटा जो है अपना जर्मनी से उन्होंने 8 सिटी सिलेक्ट की, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रैंडमाइज्ड ट्रायल, ग्रेट ब्रिटेन से, यूके के अंदर आती है जो 1991 से 2010 तक 2 8 सिटीज़ जो है वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किए गए, उसको भी उन्होंने सिलेक्ट किया। हम कह सकते हैं कि इसको आप इम्प्लीमेंट लोकली जो है इम्प्लीमेंटेबल है। अब जी लास्ट क्वेश्चन जो है रेलेवेंस से रिलेटेड जो है वो ये है कि ये जो क्या ये जो आउटकम्स हैं, सारे आउटकम को कंसीडर किया गया? क्या सारे आउटकम को उन्होंने डिफाइन किया इस स्टडी के अंदर? तो आप कह सकते हैं इस स्टडी के अंदर उन्होंने अपने जितने भी आउटकम्स थे, 8 आउटकम्स को उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने क्लियरली उनको डिफाइन किया है। तो इस तरह भी ये भी आप कह सकते हैं। ओके, अभी हमने चारों आपने जितने भी 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि क्लिनिकल अप्रेज़ल में हम 3 पॉइंट्स को देखते हैं। वैलिडिटी को देखते हैं, ट्रस्टवर्थीनेस को देखते हैं, वैल्यू एंड रॉयलेंस को देखते हैं। तो सिस्टमैटिक रिव्यू का क्रिटिकल अप्रेजल करने के लिए कौन-कौन से क्वेश्चंस को हमें देखना होगा, कौन-कौन से क्वेश्चंस को हमें कौन-कौन से पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना होगा, वो हमने हर सेक्शन को हमने डिटेल में हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का आपने जो है आप उसको किस तरह अभी हमने सिस्टमैटिक रिव्यू का देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का